हेलो गाइस, वेलकम अगेन विथ लॉजिक रेस एकेडमी। आज हम कुछ नया देखते हैं, दैट मीन्स नए टॉपिक्स पीएचपी के अंदर देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंक्शन क्या है, मीन्स डिफ़ॉल्ट फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल फंक्शन क्या है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट देखे थे, मीन्स सारे स्टेटमेंट्स देखे थे, लूप्स देखा था, राइट। बट आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर वो है हेडर फंक्शंस, इंक्लूड रिक्वायर फंक्शंस एंड एसक्यूएल का पार्ट पूरा। मीन्स एसक्यूएल के अंदर क्या क्या क्वेरीज है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह वगैरह, जो भी क्वेरीज है पीएचपी के साथ कैसे वर्क करती है और कैसे उसको डिफाइन करते हैं विथ सिंटैक्स। सबसे पहले देखते हैं पीएचपी इंक्लूड फाइल। अब पीएचपी इंक्लूड फाइल दैट मीन्स के वो हम फाइल इंक्लूड करवाने के लिए यूज़ करते हैं। कैसी फाइल? फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे सर्च करते हो तो वो वेबसाइट के अंदर एवरी पेजेस के अंदर जितने भी मल्टीपल पेजेस हैं वो पेजेस के अंदर हेडर एंड फुटर सेम रहता है, चेंजेस होते हैं तो सिर्फ बीच के कंटेंट। तो डेवलपर्स क्या करते हैं कि हर एक पेज में जाके हेडर और फुटर का कोड नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक अलग से हेडर की फाइल बनाएंगे, उसके अंदर पूरा हेडर का कोड करेंगे एंड वो हेडर की फाइल को इंक्लूड करवाएंगे जितनी भी पेजेस में उनको जरूरत है वहाँ। सेम वे फुटर के अंदर के फुटर का अलग से एक पेज बनाएंगे, उसके अंदर फुटर का कोड करेंगे एंड देन आफ्टर फुटर की फाइल को जितने भी पेजेस में जरूरत है उसके अंदर कॉल करवाएंगे, ठीक है, ताकि कोड कैसा हो जाए, उनका रिड्यूस हो जाए और एवरी पेजेस के अंदर उनको हेडर एंड फुटर का कोड करना आना पड़े। ये जस्ट एक एग्जांपल है। बाकी आपको ऐसा कोई भी कोड है जो मल्टी पेजेस के अंदर यूज करना है तो आप एक अलग से फाइल क्रिएट कर सकते हो और वो फाइल को इंक्लूड करवा सकते हो जितने भी पेज में आपको चाहिए, राइट। सो सर्वर साइड इंक्लूड्स आर यूज्ड टू क्रिएट फंक्शंस, हेडर्स, फुटर और एलिमेंट्स that will be reused on multiple pages. You can insert the content of a file into a PHP file before the server execute with include और require function। दो टाइप के फंक्शन है, include and require। दोनों का काम सेम है, डिफरेंट सिर्फ एरर जनरेटिंग का है। The two functions are identical in every way except how they handle errors, ठीक है। include वार्निंग एरर जनरेट करता है एंड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट रखता है। एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे हम लोग एक header.php फाइल ले रहे हैं, ठीक है। header.php फाइल के अंदर मैंने हेडर का पूरा कोड किया है। अब मैं एक home.php फाइल बना रही हूँ तो home.php में मुझे हेडर की फाइल कॉल करवानी है तो मैं लिखूंगी include header.php। बट अगर header.php की जगह मैंने header1.php या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो हमें क्या मिलेगा, जब भी कोड रन करते हैं तो हमें मिलेगी एरर। एरर कौन सी मिलेगी? वार्निंग एरर। वार्निंग एरर तो मिलेगी, साथ में हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट रहेगा। दैट मीन्स के हेडर के बाद जो हमारा बॉडी पार्ट है, फुटर पार्ट है, उसका आउटपुट हमें मिलेगा तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट रहेगा। बट अगर इंक्लूड की जगह हम लोग यूज करते हैं रिक्वायर फंक्शन तो रिक्वायर फंक्शन जनरेट्स अ फैटल एरर। वो वार्निंग की जगह हमें फैटल एरर देगा और हमारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन भी स्टॉप कर देता है। दैट मीन्स कि जैसे कि home.php के अंदर मैंने हेडर या header1.php कॉल करवाया है, ठीक है, तो header1.php हमारे पास है ही नहीं तो वो क्या करेगा, हमें फैटल एरर देगा और साथ में हमारा एग्जीक्यूशन मीन्स जो बॉडी पार्ट है, फुटर पार्ट है, वो भी हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा, राइट। तो इंक्लूड एंड रिक्वायर दोनों का काम सेम है, सिर्फ वो एरर जनरेटिंग में डिफरेंस है। These two functions are used to create functions, headers, footers और elements, ठीक है। elements, header, footer जो भी आपको मल्टी पेजेस में यूज करवाना है आप यूज कर सकते हो using include function. This can save the developer a considerable amount of time. This means that you can create a standard header or menu file that you want all यू वेब पेजेस टू इंक्लूड, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ये डेवलपर का टाइम भी सेव करता है और वो टाइम सेव करता है। दैट मीन्स के कोड हमारा रिड्यूस हो जाएगा, एक ही फाइल में हमें कोड करना पड़ेगा, बार बार हर पेज में हमें कोड करने की जरूरत नहीं है। You can only update this one include file or when you add a new page to your site you can simply changes the menu file, ठीक है। जब भी आपको कोई हेडर या फुटर के अंदर चेंजेस करना है तो आपको फिर हर एक पेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक हेडर की फाइल के अंदर जाके आप चेंजेस करोगे तो वो एवरी पेजेस के अंदर चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। सेम वे फुटर के अंदर भी अगर फुटर में कुछ चेंजेस चाहिए तो सिर्फ फुटर की फाइल के अंदर आप जाके चेंज करो, हर एक पेज में वो चेंजेस हो जाएगा। दैट मीन्स इंक्लूड एंड रिक्वायर
require, both functions are very useful in PHP. जैसे ही हमने देखा इंक्लूड एंड रिक्वायर फंक्शन, सेम है इंक्लूड वंस एंड रिक्वायर वंस इज ऑल्सो यूज फॉर इंक्लूड any file into your code, but the difference between include and include one is in include there is any error, in include file there is no effect on the code where it is include, but in include once there is effect in the code if there is any error. दैट मीन्स कि ये क्या कहा जाता है कि अगर इंक्लूड वंस एंड रिक्वायर वंस का यूज़ करते हैं अगर, तो उसके अंदर हम एक ही फाइल इंक्लूड करवा सकते हैं. लाइक इंक्लूड और रिक्वायर सिर्फ यूज़ करते हैं तो मल्टी फाइल हम इंक्लूड करवा सकते हैं एक पेज के अंदर, ठीक है. और एरर जनरेशन में भी यहाँ पर डिफरेंस है. तो इंक्लूड फंक्शन टेक्स ऑल द text in the specified file and copies it into the file that uses the include function, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. एग्जाम्पल के अंदर बॉडी में सबसे पहले इंक्लूड हेडर डॉट php, दैट मीन्स कि एक हेडर डॉट php फाइल क्रिएट की हुई है और उसके अंदर पूरा हेडर का कोड किया हुआ है. एंड देन आफ्टर यहाँ पे पूरा लाइक h1p जो भी टैग के अंदर जो भी लिखा है उसका पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है. तो दैट मीन्स कि अगर आपको हेडर कॉल करवाना है तो आपका जो कोड है पेज का उससे पहले आपको इंक्लूड हेडर डॉट php इंक्लूड करवाना पड़ेगा. इंक्लूड की जगह आप रिक्वायर का भी यूज कर सकते हो. Same way require function is identically to include except that handle errors differently. जैसे आगे मैंने बताया था कि सिर्फ एरर जनरेटिंग में डिफरेंस है, बाकी बोथ आर सेम इंक्लूड एंड रिक्वायर. तो जैसे ही इंक्लूड आपने करवाया सेम वे आप रिक्वायर का भी यूज कर सकते हो. एंड एरर मैसेज देख लाइक वो वार्निंग एरर जनरेट करता है, तो इंक्लूड के अंदर आप कोई रॉन्ग फाइल इंक्लूड करवाते हो तो वो क्या करेगा, हमें फैटल एरर देगा एंड साथ में हमारा एग्जीक्यूशन भी स्टॉप कर देगा. And the include file, the echo statement was not executed because the script execution stopped after the fatal error. कि जब भी हम fatal error आती है हमारे पास, that means कि हम require function का यूज करते हैं तो it will give fatal error. तो fatal error अगर आती है तो echo statement उस टाइम पे वर्क नहीं करेगा. It is recommended to use the require function instead of include because script should not continue executing if files are missing or misnamed. यहाँ पे बोला गया है कि रिकमेंडेड है आप रिक्वायर फंक्शन का ही यूज करो. रीजन कि रिक्वायर फंक्शन क्या करता है कि अगर फाइल का नाम हमने सही नहीं दिया है या फिर कोई रॉन्ग फाइल भी इंक्लूड करवाई है तो क्या करेगा, वो तुरंत स्क्रिप्ट में से बाहर आ जाएगा. दैट मीन्स कि उसके आगे का हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, ताकि हमें पता चले कि ये पर्टिकुलर कोई एरर है और वो एरर हमें सॉल्व करनी है. तो रिकमेंडेड यही है कि आप रिक्वायर फंक्शन का यूज करो, ठीक है. ओके, अब देखते हैं हेडर फंक्शन आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फंक्शन, ठीक है. हेडर के अंदर उसके 3 टाइप है. हेडर फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, तो वो भी एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर जाने के लिए हम हेडर फंक्शन का यूज करते हैं. तो यूजिंग दिस फंक्शन यू कैन मेक योर स्क्रिप्ट सेंड हेडर्स of your choosing to the browser and create some very useful and dynamic result, ठीक है. डायनेमिकली हमें डेटा एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर सेंड करना है तो हम हेडर फंक्शन का यूज करते हैं. However, the first thing you need to know about the header function is that you have to use it before PHP has sent any output and therefore its default header, ठीक है. ओके, अब जब भी हम हेडर फंक्शन का यूज करते हैं तो हेडर फंक्शन के अंदर दैट मीन्स कि हमारा जो भी कोड है, ठीक है, या जो भी फॉर्म लिया हुआ है, HTML का फॉर्म लिया हुआ है या जो भी PHP का कोड है, वो कोड को अगर हमें सेकेंड फाइल के अंदर या डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर भी सेंड करना है तो हम हेडर फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं. अब हेडर फंक्शन के यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप है, हेडर लोकेशन, हेडर रिफ्रेश एंड हेडर कंटेंट टाइप, ठीक है. अब ये क्या क्या करता है, अलग अलग टाइप. हेडर लोकेशन दैट मीन्स कि पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर ली जाएगा कि लोकेशन के अंदर हमने जो भी फाइल डाली है, ठीक है, वो पर्टिकुलर लोकेशन के साथ ली जाता है. रिफ्रेश क्या करता है, रिफ्रेश पर्टिकुलर टाइम के साथ लाइक 5 सेकेंड के बाद ही पेज हमारा चेंज होना चाहिए, या 5 सेकेंड के या 10 सेकेंड के बाद ही हमारा पेज नए जो भी हमने फाइल डाली हुई है या फाइल का नाम डाला हुआ है या डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर जो भी URL डाली हुई है वो पर्टिकुलर URL पे जाना चाहिए आफ्टर 5 सेकेंड या आफ्टर 10 सेकेंड. मीन्स वो पर्टिकुलर टाइम के वाइज वर्क करता है. एंड कंटेंट टाइप, कंटेंट डिस्पोजिशन कि लाइक जब भी आप इंटरनेट पे से कुछ डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको एक पॉपअप बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको पूछा जाता है कि फाइल यू वांट टू सेव द फाइल और डाउनलोड द फाइल,
ठीक है। तो वो जो पॉपअप बॉक्स मिलता है वो हमें मिलता है कंटेंट टाइप, कंटेंट डिस्पोजिशन से। ठीक है, तो सबका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन का एग्जाम्पल। तो एक फाइल ले रखी है और फाइल को मैंने सेव किया है location.php से। अब php के अंदर हम हेडर, हमारा जो फंक्शन है वो, उसके अंदर मैं लिखती हूँ लोकेशन एंड लोकेशन पर्टिकुलर, आपको जो लोकेशन पे जाना है वो मैं यहाँ पे गूगल की URL लिखती हूँ www.google.com। जैसे ही फाइल रन करेंगे वो डायरेक्टली हमें ले जाएगा गूगल पे रन करते हैं location.php। देखो आ गया डायरेक्टली गूगल में। हमने फाइल रन की हमारी location.php, बट हमने उसके अंदर हेडर लोकेशन दिया है www.google.com। तो वो जैसे ही फाइल रन करेंगे हमें रिडायरेक्ट कर देगा गूगल के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ हेडर लोकेशन। अब हम देखते हैं हेडर रिफ्रेश। तो हेडर यहाँ पे रिफ्रेश के अंदर कॉलन करके पर्टिकुलर टाइम, तो मैं यहाँ पे 5 सेकेंड देती हूँ एंड URL इज इक्वल टू आपकी URL का नाम। अगेन मैं यहाँ पे गूगल पे ही रिडायरेक्ट करवाती हूँ, लेकिन 5 सेकेंड के बाद। और यहाँ पे मैं जस्ट इको भी करवा देती हूँ, लाइक यू विल बी रिडायरेक्ट विद इन 5 सेकेंड्स। अब हम फाइल रन करते हैं। अगेन location.php, you will be redirect within 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर वो रिडायरेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सी, ठीक है, तो वो 5 सेकेंड के अंदर रिडायरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हेडर लोकेशन एंड हेडर रिफ्रेश। अब देखते हैं कंटेंट टाइप। ठीक है, यहाँ पे देखो कंटेंट के लिए एग्जांपल दिया गया है। द कंटेंट टाइप हेडर टेल्स द ब्राउजर व्हाट टाइप ऑफ डेटा द सर्वर इज अबाउट टू सेंड। यूजिंग दिस हेडर यू कैन हैव योर PHP स्क्रिप्ट आउटपुट एनीथिंग फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट फाइल्स टू इमेजेस और जिप फाइल्स। जैसे मैंने बताया था कि आप इंटरनेट पे से कुछ भी डाउनलोड करते हैं कि वो PDF फाइल है, टेक्स्ट फाइल है या इमेज फाइल है। ठीक है, तो जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं तो वो पॉपअप बॉक्स हमें मिलता है, तो वो ये कंटेंट टाइप से मिलता है हमें। द टेबल बिलो लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड माइम टाइप। माइम मीन्स मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, उसको बोला जाता है। ये एक्सटेंशन डिफरेंट होते हैं कि अगर इमेज फाइल डाउनलोड करवानी है तो इमेज के लिए अलग माइम टाइप होता है, टेक्स्ट फाइल के लिए अलग माइम टाइप होता है, PDF के लिए अलग माइम टाइप होता है। तो आप इंटरनेट पे जाके सिर्फ सर्च करोगे कि माइम टाइप, तो आपको मल्टीपल माइम टाइप मिल जाएंगे। आपको जो भी जिसके भी लिए कोड करना है वो आप माइम टाइप आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन डू सेवरल interesting things with this. For example, perhaps you want to send the user a pre-formatted text file rather than HTML। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक टेक्स्ट फाइल है उसको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है। देखो हेडर के अंदर कंटेंट टाइप। अब कंटेंट टाइप के अंदर ये जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन डैश ऑक्टेट स्ट्रीम दैट इज माइम टाइप। या टेक्स्ट एडिटर, अगर टेक्स्ट कोई फाइल हमें डाउनलोड करवानी है तो उसके लिए ये माइम टाइप है एप्लीकेशन स्लैश ऑक्टेट स्ट्रीम। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन हेडर, और हेडर के अंदर हमें लिखना है कंटेंट डैश डिस्पोजिशन। ठीक है, ये क्या है, अटैचमेंट है कि आपको फाइल डाउनलोड करवानी है वो। ठीक है, तो कौन सी फाइल डाउनलोड करवानी है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फाइल नेम इज इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट फाइल .txt। ठीक है, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल का नाम है, और यहाँ पे जस्ट फाइल को रीड करवाए। रीड करवाने के लिए रीड फाइल और पर्टिकुलर आपने जो फाइल नाम दे रखा है वही फाइल आपको रीड करवानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटेंट का एग्जाम्पल कर सकते हैं। आइए उसका एग्जाम्पल करते हैं हम। इसी फाइल के अंदर हम आप कंटेंट का एग्जाम्पल करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेडर, और हेडर के अंदर सबसे पहले आएगा कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप आपको जो भी फाइल डाउनलोड करनी है, लाइक इमेज है, टेक्स्ट है, PDF है, जो भी फॉर्मेट है उसका माइम टाइप आपको इंटरनेट पे सर्च करना है और वही माइम टाइप यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास है एप्लीकेशन डैश स्लैश ऑक्टेट डैश स्ट्रिंग। ये माइम टाइप है टेक्स्ट एडिटर के लिए कि टेक्स्ट फाइल अगर आपको डाउनलोड करवानी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब ले रही हूँ हेडर के अंदर कंटेंट डैश डिस्पोजिशन
और उसके अंदर यहाँ पे हम ले रहे हैं अटैचमेंट एंड अटैचमेंट के बाद अब हम यहाँ पे ले रहे हैं फाइल नेम। फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल नेम मैं यहाँ पे ले रही हूँ test.txt फाइल, ठीक है, जो हमें डाउनलोड होगी। ठीक है, अब अगर आप मोजिला ब्राउज़र यूज़ करते हो तो मोजिला ब्राउज़र के अंदर जब भी आप ये फाइल रन करोगे तो सबसे पहले एक आपको पॉपअप बॉक्स मिलेगा। वो पॉपअप बॉक्स में लिखा होता है कि फाइल आपको ओपन विथ करनी है या फाइल सेव करनी है। ठीक है, एंड अगर क्रोम यूज़ करते हो तो वो फाइल डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्रोम यूज़ कर रही हूँ, इसलिए जब भी मैं वो फाइल रन करती हूँ वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है। देखो लोकेशन .php मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे नीचे test.txt फाइल, ठीक है, तो test.txt फाइल हमारी डाउनलोड होके आ गई। ठीक है, तो कंटेंट टाइप एंड कंटेंट डिस्पोजिशन सिर्फ कोई भी इमेज हो या PDF फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, वो डाउनलोड करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंटेंट टाइप का। अब स्टार्ट करते हैं SQL। ठीक है, SQL क्या है? SQL इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए SQL इज मस्ट। ठीक है, SQL के अंदर सारी क्वेरीज आती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मीन्स जो भी ऑपरेशन करवाना है वो टेबल के अंदर ऑपरेशन करवाने के लिए हमें SQL की क्वेरीज फायर करनी होती है। तो ऑल SQL कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। 4 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है SQL की क्वेरीज को। DDL दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML that is data manipulation language, DQL that is data query language and TCL that is transaction control language। ठीक है, ये सब के अंदर अलग अलग क्वेरीज के कमांड दिए हुए हैं। वो कमांड क्या क्या वर्क करता है वो हम देखते हैं आगे। सबसे पहले है DDL कमांड। DDL दैट मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स के पर्टिकुलर आपको कोई चीज़ की डेफिनेशन देनी हो कि लाइक टेबल को क्रिएट करना है, उसको अल्टर करना है, दैट मीन्स कि टेबल के अंदर जो क्रिएटेड टेबल है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम DDL का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कमांड क्रिएट। ठीक है, ओके, DDL के अंदर कौन से आप क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉलो कर सकते हैं? क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट। ठीक है, ये 3 कमांड है DDL के। सबसे पहले है क्रिएट। क्रिएट कमांड यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। उसकी सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पर्टिकुलर कॉलम, कॉलम की डेटा टाइप क्या देनी है और उसकी साइज। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि क्रिएट टेबल person_master, फिर कॉलम का नाम दिया है, वेरकेर उसकी क्या दी गई है, डेटा टाइप और उसकी साइज दी गई है, सेम वे एज, न्यूमेरिक और उसकी साइज। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल करते हैं क्रिएट का। यहाँ पे MySQL के अंदर मैंने लोकल होस्ट में PHP MyAdmin ओपन किया है और उसके अंदर हम सारी क्वेरीज करते हैं। तो सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने से भी पहले हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हो। हम लोग रखते हैं डेमो। ठीक है, डेमो डेटाबेस का नाम है। देन गो पे क्रिएट करेंगे तो हमारा डेमो नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है। तो SQL में जाके यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब टेबल का नाम मैं यहाँ पे ले रही हूँ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर नाम का एक टेबल दिया है मैंने। अब ये कस्टमर टेबल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा? तो कॉलम का नाम, साथ में उसकी डेटा टाइप, साथ में उसकी साइज। ठीक है, तो सबसे मैं पहले ले रही हूँ CID, दैट मीन्स कस्टमर ID। कस्टमर ID ऑलवेज इंटीजर होता है। ठीक है, तो इंटीजर। देन यहाँ पे इंटीजर की साइज में दे रही हूँ 11। ठीक है, देन उसको मैं दे रही हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, एंड प्राइमरी की। ठीक है, कॉमा, ये CID हुआ। अब मैं दे रही हूँ C नेम। ठीक है, दैट इज कस्टमर नेम, या तो फिर आपको पूरा लिखना हो तो इस तरीके से दे देते हैं कस्टमर_नेम। ठीक है,
अब नेम की डेटा टाइप है varchar और उसकी साइज है 50, ठीक है। कस्टमर नेम हुआ, ठीक है। अब मैं दे रही हूँ कस्टमर अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है, कस्टमर का ईमेल, तो वो भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ varchar और उसकी साइज हम दे देते हैं 50, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको वो करती हूँ, ठीक है। तो हमारा ये कस्टमर का टेबल भी क्रिएट हो गया। देखो कस्टमर में मैं क्लिक करती हूँ, मैं स्ट्रक्चर पे जा रही हूँ और यहाँ पे देखो CID जैसे मैंने इंटीजर दिया था उसकी साइज दी थी, ऑटो इंक्रीमेंट दिया था और प्राइमरी की भी यहाँ पे डिफाइन हो गई, ठीक है। कस्टमर नेम जो मैंने varchar लिया था उसकी साइज दे रखी थी, कस्टमर ईमेल जो मैंने varchar लिया था और उसकी साइज दे रखी थी यहाँ पे। अब DDL का सेकेंड कमांड है अल्टर कमांड, ठीक है। अल्टर कमांड दैट मीन्स कि जो क्रिएटेड टेबल है वो क्रिएटेड टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं या कोई नई कॉलम ऐड करनी है तो आप अल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हो। वंस यू हैव डिफाइंड स्ट्रक्चर टू मॉडिफाई दैट अल्टर कमांड इज यूज्ड। एक बार हमने डिफाइन कर दिया है स्ट्रक्चर और फिर उसको मॉडिफाई करना है तो हम अल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसकी सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ऐड, जितनी भी कॉलम ऐड करनी है वो विथ उसकी कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड उसकी साइज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे एग्जांपल दिया गया है कि अल्टर टेबल पर्सन अंडरस्कोर मास्टर ऐड एड्रेस, दैट मीन्स कि ये नया ऐड किया हुआ है एड्रेस, varchar और उसकी साइज दे रखी है। चलो हम उसके अंदर एग्जांपल करते हैं। अब इसी टेबल के अंदर हम अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। तो SQL में जाते हैं अल्टर की क्वेरी लिखने के लिए। यहाँ पे मैं लिख ली हूँ अल्टर टेबल। अब टेबल का नाम क्या है हमारा, कस्टमर, तो यहाँ पे कस्टमर। फिर अब हमें क्या करना है, कॉलम ऐड करनी है तो ऐड। अब कॉलम का नाम आपको जो भी ऐड करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कस्टमर अंडरस्कोर मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, ओके। ये फिर उसकी डेटा टाइप और उसकी साइज यहाँ पे दे रही हूँ मैं साइज एंड देन गो, ठीक है। तो ये ऐड हो गया है। अब हम स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं कि देखो कस्टमर मोबाइल नंबर ऐड हुआ है, उसकी साइज है varchar 50 उसकी साइज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्टर कमांड का भी यूज कर सकते हो। अब है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड क्या करता है, वो टेबल के अंदर की जो डेटा है वो डेटा को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है, मीन्स डिलीट कर देता है, ठीक है। एंड क्या करता है, इट विल ड्रॉप टेबल फर्स्ट एंड देन विल रिक्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ठीक है। वो बैकएंड में क्या करता है कि टेबल को पहले पूरा डिलीट कर देता है एंड देन उसका स्ट्रक्चर रिक्रिएट करता है। बट हमें क्या लगता है कि सिर्फ टेबल के अंदर का जो डेटा हमने डाला हुआ है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। उसकी ट्रंकेट की सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल एंड टेबल का नाम। तो टेबल के अंदर जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया हुआ है वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम बाद में देखते हैं क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटा इंसर्ट नहीं करवाया है, ठीक है। अब है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या करता है, पूरा कंप्लीटली टेबल को एम्प्टी कर देता है। इट विल ड्रॉप टेबल फर्स्ट एंड देन विल रिक्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ठीक है। ड्रॉप टेबल पूरा टेबल को ड्रॉप कर देता है। ट्रंकेट क्या करता है, टेबल के अंदर का डेटा डिलीट करता है और ड्रॉप पूरा टेबल ही ड्रॉप कर देता है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल हम बाद में देखते हैं, पहले डेटा इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। अब है DML कमांड, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके अंदर हमारे पास कमांड है इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है। डेटा इंसर्ट करना है, उसको ऑलरेडी जो डेटा इंसर्टेड है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, एडिट करना है, तो अपडेट कमांड है हमारे पास एंड डिलीट कमांड है। तो इंसर्ट के लिए हमारे पास सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, पर्टिकुलर कॉलम नेम, ठीक है, एंड वैल्यूज के अंदर पर्टिकुलर वैल्यूज, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि इंसर्ट इनटू पर्सन अंडरस्कोर मास्टर एंड यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सारी कॉलम के नेम है और वैल्यूज के अंदर हमें जो वैल्यूज डालनी है वो, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल करते हैं। अब इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टेबल है कस्टमर, ठीक है। ये कस्टमर टेबल के अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट करवाते हैं। तो SQL में जाते हैं और यहाँ पे हमें इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है। तो डायरेक्टली आप देखो यहाँ पे नीचे टैब्स दिए गए हैं, वहाँ से अगर आपको करना है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। वहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम आ गया और यहाँ पे देखो सारी
कॉलम के नेम आ गया और वैल्यूज़ के अंदर हमें वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू। ओके, अब हमारे टेबल का नाम क्या है? कस्टमर। ओके, अब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमारी जितनी भी कॉलम है वो कॉलम का नाम। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉलम हमारी है CID, तो CID हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न कि CID हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया है, इंटीजर है, तो ऑटो इंक्रीमेंट दैट मीन्स कि वो 1 2 3 4 5 अपने आप IDs ले लेगा, तो हमें CID लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड कॉलम है हमारी कस्टमर अंडरस्कोर नेम, उसके बाद कॉलम है कस्टमर अंडरस्कोर ईमेल एंड कस्टमर अंडरस्कोर मोबाइल नंबर। ठीक है, और वैल्यूज़ में हम लोग डालते हैं मल्टीपल वैल्यूज़। फर्स्ट कस्टमर का नेम डालते हैं जॉन, फिर उसका ईमेल डालते हैं लाइक john@gmail.com एंड उसका मोबाइल नंबर ऐड करते हैं तो 63214586। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल एक रो इंसर्ट करके देगा हमें। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं गो करती हूँ, ब्राउज करके देखेंगे तो देखो हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, अगर मल्टीपल्स वैल्यू इंसर्ट करनी है तो SQL में जाएंगे। ठीक है, पूरा जो मैंने वो कॉपी करके रखा था जॉन की जगह मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम दे रही हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डेमो एंड व्हाटएवर। ठीक है, फिर सेमीकोलन करके अगेन हम दूसरी बार लिख सकते हैं टेस्ट। ठीक है, एंड गो। तो मल्टी टाइम आप इंसर्ट कर सकते हो डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अब हमारे पास है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड दैट मीन्स कि ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर के अंदर डेटा हमने इंसर्ट कराया है वो हमें मॉडिफाई करना है, तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन है, दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई डेटा इनसाइड द टेबल। टेबल के अंदर के डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। उसकी सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम सेट, जितनी कॉलम सामने उसकी वैल्यू, वेयर पर्टिकुलर ID वाला ही आपको डेटा अपडेट करवाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अपडेट पर्सन अंडरस्कोर मास्टर सेट नेम इज इक्वल टू नेम 1 वेयर ID इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि जिसकी ID 1 है उसका नेम यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, इट विल सेट नेम टू नेम 1 फॉर विच ID इज 1। उसका एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पे हम अपडेट की क्वेरी करते हैं कि अगर हमें कुछ डेटा चेंज करना है तो अपडेट का यूज़ करेंगे। SQL के अंदर अपडेट आपको करना है तो यहाँ पे नीचे टैब दिया गया है, अपडेट ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो या फिर खुद से आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपडेट टेबल का नाम। अब टेबल का नाम क्या है? कस्टमर। ओके, अब वो कस्टमर के अंदर आपको क्या चेंज करवाना है, तो मैं यहाँ पे चेंज मुझे करवाना है कस्टमर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अपडेट कस्टमर, यहाँ पे आएगा सेट कस्टमर नेम इज इक्वल टू जो सेकेंड नंबर का ID है उसके अंदर हमने डेमो दे रखा है, तो डेमो के जगह मैं यहाँ पे दे रही हूँ रोशन। ठीक है, मुझे सिर्फ नेम ही चेंज करवाना है। वेयर उसकी ID थी CID, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कि जिसका 2 नंबर का ID है उसका नेम मुझे रोशन करना है। तो यहाँ पे मैं गो कर रही हूँ, इफेक्ट हो गया है, ब्राउज करके देखते हैं। देखो आ गया, डेमो था उसकी जगह रोशन। ठीक है, सेम वे मुझे उसका मेल भी चेंज करना है, तो हम लोग SQL में जाएंगे। यहाँ पे अपडेट कस्टमर सेट, फिर यहाँ पे मुझे चेंज करना है कस्टमर अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, तो ईमेल demo@gmail.com है, उसकी जगह मुझे लिखना है roshan@gmail.com। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ roshan@gmail.com, बट किसका?
तो where customer ID is equal to 2। ठीक है, देखते हैं ब्राउज करके हो गया इसका चेंज। तो इस तरीके से आप अपडेट की क्वेरी फायर कर सकते हो। यहाँ पे ही हम डिलीट कमांड यूज़ कर सकते हैं। डिलीट कमांड यूज़ करने के लिए डिलीट की क्वेरी हम लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल का नाम हमारा क्या है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, वेयर आईडी मीन्स कस्टमर की आईडी जो हमने ले रखी है CID इज इक्वल टू 3 के 3 नंबर की जो आईडी है कस्टमर टेबल के अंदर वो हमारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। देखो यहाँ पे पूछेंगे कि डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम, यस ओके। तो एक रो इफेक्ट हुई है, डिलीट हो जाएगी 3rd नंबर की आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट कमांड है TCL कमांड। TCL दैट मीन्स के ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसके अंदर हमारे पास 2 कमांड है, कमिट एंड रोल बैक। ठीक है, कमिट इज सेविंग ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल एक्शंस और क्वेरीज। ठीक है, कि जो डिलीट किया हुआ डेटा है उसको हमें कमिट करना है। ठीक है, तो कमिट करने के लिए मीन्स डेटा सेव करने के लिए हम कमिट का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है स्टार्ट ट्रांजेक्शन डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ID इज इक्वल टू दिस एंड उसको हमें कमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो कमिट के लिए हम एग्जांपल करते हैं। कमिट करने के लिए हमारे पास जो कस्टमर टेबल है उसके अंदर ही हम कमिट करेंगे। डिलीट किए हुए डेटा को सेव करता है कमिट। ठीक है, और वही डेटा को वापस से लाने के लिए हम रोल बैक का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कमिट यूज़ करते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन, फिर यहाँ पे मैं डिलीट की क्वेरी देख रही हूँ, डिलीट फ्रॉम हमारे टेबल का नाम है कस्टमर वेयर, यहाँ पे मैं कस्टमर ID ले रही हूँ। कस्टमर ID इज इक्वल टू, देख लेते हैं हमारे पास कौन सी कस्टमर ID है। वन एंड 2 है। ठीक है, तो वेयर कस्टमर ID इज इक्वल टू 2 एंड उसको मैं करवा देती हूँ कमिट। ठीक है, ठीक है, कमिट हो गया। ठीक है, ब्राउज करते हैं, 2 नंबर का ID चला जाएगा, वो कमिट हो गया मीन्स सेव कर दिया है। और वही रोल बैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं वही क्वेरी। यहाँ पे मैं कट करके पेस्ट कर रही हूँ लास्ट वाली, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ रोल बैक। ठीक है, तो जो सेव की है उसको वापस से लाने के लिए हम यूज़ करते हैं रोल बैक का। ठीक है, क्वेरीज रन हो गई मीन्स हमारी क्वेरी सही है। तो इस तरीके से आप कमिट एंड रोल बैक का यूज़ कर सकते हैं। अब जो बाकी हमारा ट्रंकेट एंड ड्रॉप वो देख लेते हैं। ट्रंकेट टेबल को ट्रंकेट करता है मीन्स टेबल के अंदर का डेटा डिलीट करता है, एंड ड्रॉप पूरा टेबल ही डिलीट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रंकेट का एग्जाम्पल करते हैं। तो ट्रंकेट टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। ठीक है, तो टेबल के अंदर का पूरा डेटा हमें डिलीट करके देगा। ओके, देखो ब्राउज करती हूँ, एक भी डेटा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि उसने पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के जो डेटा है वो एम्प्टी कर दिया है। ठीक है, एंड ड्रॉप, तो ड्रॉप पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा। तो ड्रॉप कस्टमर हमारे टेबल का नाम। सॉरी, ड्रॉप हमने टेबल नहीं लिखा यहाँ पे, ड्रॉप टेबल कस्टमर। ओके, ठीक है, पूरा टेबल ही ड्रॉप मीन्स डेटाबेस डेमो के अंदर अभी एक भी नाम का, कोई भी कस्टमर नाम का यहाँ पे टेबल नहीं है क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया। तो इसी तरीके से आप सिंपल क्वेरीज यहाँ पे लर्न कर सकते हो। जो क्वेरीज हमने देखी DDL, DML, DQL एंड TCL। ठीक है, DDL के अंदर हमने लिया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, TCL में देखा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DML में देखा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड अब देखते हैं DQL। ठीक है, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज के जिसके अंदर हमें कोई क्वेरी अगर हमने डिफाइन की है, डेटा कुछ सिलेक्ट करवाना है, तो हम डेटा
क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारे पास है सिलेक्ट की क्वेरी। तो मल्टीपल सिलेक्ट आप यूज़ कर सकते हो DQL से, ठीक है। एक लाइन भी सिलेक्ट करनी है तो भी कर सकते हो, एंड अगर मल्टीपल डेटा भी सिलेक्ट करने हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कोई भी एक डेमो 1 नाम का मेरे पास डेटाबेस है, ठीक है। उसके अंदर सिटी, कंट्री, रजिस्टर, स्टेट, इतने सारे टेबल्स हैं। तो रजिस्टर के अंदर कुछ भी हमें सेलेक्ट करवाना है तो हम लोग लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर टेबल है जिसमें से मुझे सारे डेटा सेलेक्ट होके मिलेंगे, ठीक है। देखो ये सारे डेटा मिल गए हमें सिलेक्ट, ठीक है। ये सारे हुए, बट पर्टिकुलर आईडी के डेटा चाहिए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर रजिस्टर आईडी इज इक्वल टू 1 की जिसकी आईडी 1 है उसका ही डेटा हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर फर्स्ट आईडी के ही ये डेटा मिले, और यही आईडी के सिर्फ मुझे नेम एंड पासवर्ड ही चाहिए, ठीक है। तो वो भी आप करवा सकते हो। तो देखो यहाँ पे सिलेक्ट नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम रजिस्टर वेयर रजिस्टर आईडी इज इक्वल टू 1। तो पर्टिकुलर रजिस्टर आईडी जिसकी 1 है उसके नेम एंड पासवर्ड ही हमें मिलेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट की क्वेरी 3 तरीके से लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम विथ वेयर कंडीशन, एंड सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम विथ वेयर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, DDL, DQL, DML एंड DCL। सो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने जनरली बेसिक SQL देखा कि एक डेटा मीन्स CRUD ऑपरेशन के लिए, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए जितनी भी SQL क्वेरीज की ज़रूरत है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है, वो सिलेक्ट, वो सारी क्वेरीज आज हमने देखी। एंड इंक्लूड एंड रिक्वायर फंक्शन देखे, हेडर फंक्शंस जिसे बोला जाता है वो भी हमने आज देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पूरा CRUD ऑपरेशन मीन्स डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, ठीक है, एंड इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे करते हैं, वो पूरा CRUD ऑपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।